डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता परसोया। पॉलिटिकल साइंस जैसा आपने पहले की क्लासेज में पढ़ा होगा, 12th तक भी आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है। इस विषय में बेसिकली 3 संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच के संबंध, व्यक्ति और राज्य के संबंध, और एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंध, जिनको कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। ये जो तीनों ही संबंध है, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति और राज्य का संबंध, और विभिन्न राज्यों के या एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंध, इन सभी संबंधों को संचालित करना, प्रभावित करना और क्रियान्वित करने में सबसे अहम भूमिका जिस तत्व की है वो होता है पावर, जिसको कि हम शक्ति कहते हैं। राजनीति विज्ञान के इस सिलेबस में जो हमारा पहला पेपर है, उसकी दूसरी यूनिट में हमारा एक चैप्टर है शक्ति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ द पावर। पावर एक ऐसा वर्ड है जिसको बोलकर, जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसके पास पावर है उसमें एक गौरव की भावना का अनुभव होता है। शक्ति जिसके द्वारा हर एक चीज को संचालित करने की जिसमें क्षमता होती है। राजनीति विज्ञान को प्राचीन काल से ही एक दंड शक्ति के रूप में जाना गया है, क्योंकि राज्य के अध्ययन का जो विषय है वो राजनीति विज्ञान है, या राजनीति विज्ञान में आधारभूत रूप में हम राज्य और उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सरकार, संविधान, अन्य सभी चीज़ों का, अन्य सभी संस्थाओं का अध्ययन इसमें आता है। तो राज्य समाज का एक सबसे सर्वोच्च स्तर का वो संगठन है जिसके पास केवल एकमात्र रूप में दंड शक्ति है। अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद संबंधी बहुत सारे सोसाइटी में समुदाय विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी भी समुदाय के पास पावर या दंड शक्ति नहीं होती। राज्य एक ऐसा संगठन है जो अन्य सभी समुदायों में सर्वोच्च स्थान रखता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके पास शक्ति है, और अन्य सभी समुदायों को भी वो नियंत्रित करता है। अपने प्रभाव और अपनी शक्ति के द्वारा वो सबको अपने अधीन रखता है। प्राचीन काल से राजनीति विज्ञान को दंड शक्ति के रूप में ही जाना गया है। जैसे कि कौटिल्य ने कहा, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। इसी तरह से प्राचीन महर्षि मनु ने भी कहा, दंड ही उनके धर्म का पालन करवाता है। अर्थात दंड को उन्होंने शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया, और ये शक्ति या दंड ही है जो मानव से अपने विभिन्न धर्मों का पालन करवाता है, अपने दायित्वों का अनुपालन करवाता है। बेकर ने जैसे कहा, राजनीति शक्ति से अपृथक्करणीय है। शक्ति और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कैटलिन ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान कहा है। शक्ति और राजनीति को एक ही या परस्पर संबंधित माना गया है, और जैसा कि एस अल्मर ने कहा, सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना कोई संबंधित नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान। अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक लेखकों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने पर यह निस्संदेह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमें एक केंद्रीय तत्व है, या एक केंद्रीय धारणा रही है, जिसके सहारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो कहने का मतलब, राजनीति विज्ञान का एक मूल आधारभूत जो कॉन्सेप्ट है वो पावर है, जिसको प्राचीन रूप में दंड शक्ति के रूप में कहा। आज ये राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था या संपूर्ण विश्व की जो एक व्यवस्था है उसका भी केंद्रीय तत्व शक्ति को ही माना गया है। शक्ति के अनेक तरीकों से इसे अभिव्यक्त और स्पष्ट किया जा सकता है।
राजनीति विज्ञान में इसके कई प्रकार के अर्थ और परिभाषाएं इस तरह से दी गई हैं। शक्ति का जो अर्थ है, जैसे एक बल प्रयोग के रूप में शक्ति के अंतर्गत एक बाहुबल भी निहित होता है, जिसमें बल का प्रयोग किया जा सकता है। बल का प्रयोग किया जाए या नहीं, लेकिन बल प्रयोग की एक संभावना इसमें आवश्यक रूप से निहित होती है। इसी तरह मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में हर एक व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बनाने की अभिलाषा अपने मन में रखता है। यदि उसके पास कुछ शक्ति है तो वो उस शक्ति का प्रदर्शन करना भी चाहता है और अपनी उस शक्ति के माध्यम से अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने और अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करना चाहता है। ये हर एक मानव की सामान्य प्रवृत्ति है कि वो अन्य लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हो, अन्य लोगों को अपने प्रभाव, अपनी शक्ति के आधार पर अपने साथ जोड़ने में, उनको प्रभावित करने में इस केंद्रीय तत्व शक्ति को अपने पास बनाए रखना चाहता है। जिनके पास ये शक्ति नहीं है वो शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, जिनके पास ये शक्ति है वो उसका प्रदर्शन और उसका संवर्धन करने की अभिलाषा रखते हैं। तीसरे, इसको बल प्रयोग की संभावना के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। शक्ति के अंतर्गत बल निहित होता है, इसका प्रयोग किया भी जा सकता है और इसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता, लेकिन शक्ति के अंतर्गत बल है। इस प्रयोग की संभावना के कारण ही शक्ति अपना काम कर लेती है, उसे वास्तव में बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। बल प्रयोग की संभावना के कारण ही वो जो कार्य चाहती है, अन्य लोगों को प्रभावित करना चाहती है, वो कर पाती है। बल प्रयोग की संभावना ही रह जाती है, बल प्रयोग की आवश्यकता हमेशा नहीं होती। शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है, चाहे दो व्यक्ति या व्यक्ति और समुदाय, चाहे दो से अधिक राज्य, या आज की जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, उसका सबसे प्रमुख तत्व यदि कहा जाए तो वो शक्ति है। शक्ति के बिना कोई भी व्यवस्था, कोई भी समूह नहीं चल सकता। शक्ति के द्वारा ही लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित किया जाता है। शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। जैसे हर्बर्ट साइमन, लासवेल और रॉबर्ट डहल जैसे लोगों ने कहा कि शक्ति वास्तव में इसका प्रयोग चाहे नहीं किया जाए, लेकिन शक्तिशाली लोग अधीनस्थ लोगों पर इतना प्रभाव रखते हैं कि उन्हें बिना बल प्रयोग या शक्ति का प्रयोग किए ही वो उनके साथ जुड़े रहते हैं, अपने दायित्वों का पालन करते रहते हैं। तो शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में भी कही जा सकती है। नियंत्रण के अर्थ में शक्ति, राजनीति विज्ञान में मानवों का जो एक समुदाय है उसको नियंत्रण में रखने के लिए पावर एक केंद्रीय तत्व है। हर एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप में एक दूसरे के समान है, सभी की एक जैसी आवश्यकताएं और हित है, लेकिन इन हितों को संचालित करना व्यक्ति में अपने समान हितों को लेकर द्वंद्व और संघर्ष की भी संभावना है। इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए एक पावर है, और इस विभिन्न संबंधों को नियंत्रित करने के लिए ही व्यक्ति को समुदाय से राज्य की ओर अग्रसर होना पड़ा। राज्य की स्थापना इसीलिए की गई। तो शक्ति विभिन्न समुदायों, विभिन्न संघों को, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। मूल्य के अर्थ में ट्रेसी मैक्स जैसे जो विचारक है उन्होंने ये कहा है कि शक्ति एक मूल्य है। जिस तरह से कहा जाता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो ये एक तरह से मूल्य के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति को निम्न जो हमने विभिन्न ये अभी प्रकार देखे, इनके माध्यम से शक्ति को अभिव्यक्त किया जाता है। कहीं शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, कहीं प्रभाव प्रक्रिया है, कहीं नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो शक्ति राजनीति विज्ञान का एक तरह से केंद्रीय तत्व कही जा सकती है। और राजनीति विज्ञान से यदि शक्ति को निकाल दिया जाए तो राजनीति विज्ञान का ये लगता है कि जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया हो। फिर इसके बाद हम देखेंगे शक्ति की
विभिन्न जो परिभाषाएं दी गई हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को विभिन्न विद्वानों विचारकों ने अपने तरीके से उसे अभिव्यक्त किया है, और सबका केंद्रीय तत्व चाहे शक्ति है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना, उसको कहने का ढंग हर एक विद्वान का अलग होता है। तो इसी प्रकार किसी भी कॉन्सेप्ट की अनेक परिभाषाएं निकल कर आती हैं। राजनीति विज्ञान के इस शक्ति जो अवधारणा है, इसकी भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी है। जैसे बायरस्टेड ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट बायरस्टेड, उसने कहा कि ये बल प्रयोग की एक योग्यता है, चाहे तो वो बल प्रयोग कर सकती है, उसमें सामर्थ्य है, उसके पास ये सामर्थ्य यूज करने की क्षमता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करती। सामान्य रूप में इसका वास्तव में प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से ड्यूबिन ने कहा है, संगठित अंतःक्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व शक्ति है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि राजनीति विज्ञान के जो 3 संबंध हैं, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति और राज्य का संबंध, राज्य का राज्य से संबंध, इन सभी संबंधों में व्यक्ति व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करता है, राज्य राज्य के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब एक संबंध स्थापित करने के लिए क्रिया और अंतरक्रिया दोनों के बीच चलती है। तो ये जो संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज रूप में अंतःक्रिया जो होती है, उसके पीछे एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है, उसे हम पावर कह सकते हैं, ऐसा ड्यूबिन ने कहा। इसी तरह रॉबर्ट डहेल ने कहा, शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। रॉबर्ट डहेल ने कहा कि लोगों के बीच, समूहों के बीच पारस्परिक संबंधों की एक विशेष स्थिति पावर है, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय अन्यों से वो कार्य करवा लेता है शक्ति के आधार पर, जिसको कि वो अमूमन नहीं करना चाहते। इसी तरह मैकाइवर ने कहा, शक्ति से हमारा अर्थ है व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता। टोनी ने कहा, शक्ति व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के अथवा समूह द्वारा समूहों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार बदलने की क्षमता है। जो शक्तिशाली व्यक्ति है अन्य लोगों के, अन्य समूहों के व्यवहार को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह अर्नोल्ड ब्रेस्ट ने कहा, शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। मार्गेनथाउ ने कहा, शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है। मार्गेनथो ने इसे स्पष्ट करके कहा कि अन्य लोगों को नियंत्रित करना, उन पर यह नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय तत्व शक्ति है। गोल्ड हैमर तथा सिल्स ने कहा, एक व्यक्ति को उतना ही अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर लेता है। अर्थात दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने की जितनी क्षमता किसी में है, उतना ही उस व्यक्ति या उस समुदाय को शक्तिशाली कहा जाता है। तो शक्ति की ये विभिन्न परिभाषाएं और इसके विभिन्न अर्थ देखने के बाद निष्कर्ष रूप में 3 बातें उभर कर आती है। राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ का संबंध होता है। एक के पास शक्ति है और जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उसका अधीनस्थ है, और शक्ति का स्वामित्व जिसके पास है वो शक्तिशाली है। तो शक्ति का प्रयोग करने जिन पर किया जाता है उनके बीच उच्च और अधीनस्थ के संबंध स्थापित होते हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर होता है, क्योंकि राज्य के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सामान्य जनता पर किया जाता है, और ये शक्ति ही वो तत्व है जिसके द्वारा सामान्य जनता राज्य के आदेशों, राज्य के कानूनों का पालन करती है।
राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध, क्योंकि शक्ति का जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, और मन मस्तिष्क प्रभाव पड़ने से ही व्यक्ति किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित होता है या विकर्षित होता है। तो शक्ति के आधार पर व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को नियंत्रित या प्रभावित किया जाता है, और इस तरह शक्ति राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, शेष हम अगली क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।